आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और ये उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 10+2 पास किया हो या उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया हो, वो यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा रखने वाले हर बच्चे के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो तैयारी को अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी कैसे परीक्षा आयोजित करता है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे अलग अलग चरणों की परीक्षाएं होंगी। अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आगे बात करना शुरू करें कि प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा और उसके कोर आइडियाज पे हम बात करना शुरू करें, उससे पहले हम ये जान लें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो कुछ निश्चित चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए वो ये है कि आपका अप्रोच किसी भी चीज को देखने का होलिस्टिक होना चाहिए, समग्रता वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। समग्रता वाले दृष्टिकोण का मतलब कि सब कुछ जानना चाहिए उस चीज के बारे में। दूसरा जो बहुत रिक्वायर्ड अप्रोच है वो है कि आपको क्रिटिकल होना चाहिए। जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं या जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्या आप एज इट इज उनको स्वीकार कर ले रहे हैं या आपके दिमाग में उन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। और अगर आप पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो फिर इसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड सेट का होना। तो क्रिटिकलिटी बहुत जरूरी है। तो आपको होलिस्टिक होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का होना चाहिए। मतलब यह है कि आप एक चीज जानते हैं तो उसको दूसरी चीज के साथ कैसे रिलेट करना है, ये बेहतर समझ होनी चाहिए आपको। इस विषय की बेहतर समझ होनी चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आपको क्रिटिकल माइंडसेट रखना चाहिए और चीजों को समझने के लिए कैसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। जो भी तर्क संगत है, कानून संगत है, वही आपको अच्छा लगना चाहिए। मतलब कि लॉजिकली चीजें सही होनी चाहिए, आप किसी मान्यता पर नहीं जा सकते। तो इस तरह के व्यक्तित्व की जरूरत होती है यूपीएससी पास करने के लिए। यूपीएससी पूरा व्यक्तित्व का परीक्षण है, ज्ञान का कम व्यक्तित्व का ज्यादा परीक्षण है। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वो व्यक्तित्व का परीक्षण जाके इंटरव्यू में होता है, लेकिन ये गलत बात है। यही समझना है आपको इस लेक्चर में कि यहीं से आपकी पर्सनालिटी का एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि अंततः एग्जामिनेशन हॉल में वही नॉलेज काम आता है। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ देता हूं, मैं ये कहता हूं कि जीवन में वही ज्ञान काम आता है जो आपके व्यक्तित्व का भाग बन गया हो। रेस्ट ऑफ नॉलेज आपके दिमाग पर बर्डन है, बोझ है जो आपको गुलाम बना के घुमा रहा है। तो असल में ज्ञान वही काम आएगा जो आपके व्यक्तित्व का भाग बन गया हो। बाकी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, अगर वो व्यक्तित्व का भाग नहीं बन पाई तो वो आपके दिमाग में रखी हुई सूचनाएं हैं और वो वैसे ही रखी हैं जैसे आपकी अलमारी में किताबें रखी हैं जिनको आप कभी छूते नहीं है, है ना। तो वो कुछ वैसा ही है। खैर, तो हम आते हैं वापस मुद्दे पर। और मुद्दा हमारा ये है कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो 3 चरणों में करवाता है। इसके पहले चरण को हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, दूसरे को मेंस कहते हैं, तीसरे को इंटरव्यू कहते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ होता है, कोई एक ही आंसर सही होगा, सब्जेक्टिव होने का स्कोप इसमें नहीं है। मतलब यह है कि आप अपनी ओर से कोई भी इफ या बट नहीं लगाएंगे। जो क्वेश्चन की लाइन दी गई है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है जो ऑप्शन, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, मल्टीपल चॉइस के टाइप से ये क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज होंगे और इन एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होंगे। इनमें से जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा होगा ऊपर लिखी हुई लाइन को, वही आपका आंसर होगा। और यही ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ओर से कुछ नहीं सोचना है, जो पूछा गया है उसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये कुल क्वेश्चंस जो कुल पेपर होगा ये 400 नंबर का होगा, जिसमें 200 नंबर के 2 पेपर होंगे। एक पेपर को आप जनरल स्टडीज कहते हैं और दूसरे को आप सीसेट कहते हैं। हालांकि यूपीएससी दोनों को ही जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 ऐसा नाम देता है, सीसेट पेपर 1 और पेपर 2 ऐसा नाम देता है। लेकिन जो चलन में लैंग्वेज है उसमें हम एक को जीएस पेपर कहते हैं और एक को सीसेट पेपर कहते हैं। सीसेट पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। 200 नंबर में 66 मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 33% नंबर्स लाने होते हैं। निगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इस बात का पूरा ख्याल आप रखेंगे। और दूसरा है
200 मार्क्स का जीएस पेपर, या 100 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। यही मेन आपका पेपर होगा जिसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पेपर आएगा वो क्या होगा, उसमें हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें। लेकिन कोर 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी। यही 5 कोर सब्जेक्ट हैं। बाकी जो भी विषयों के नाम आप जानते हैं कि पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब इन्हीं में से निकले हुए विषय हैं। आगे जब आप मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पेपर्स आपको मिलेंगे जो लगेगा कि नहीं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन अंततः आप ध्यान से देखोगे तो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ही होंगे। तो जीएस पेपर ऐसे आपको क्वालिफाई करना है। अच्छा, जीएस पेपर में अगर इस पेपर में आप 100 के आसपास स्कोर करते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ ही साथ इसको क्वालिफाइड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीसेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं और जीएस के पेपर में आप पूरा का पूरा भी सही करके आते हैं तो भी आपका पीटी नहीं होना है। और अगर हाल फिलहाल के आंकड़ों को हम देखें तो हमको समझ में आता है कि सीसेट डिस्क्वालीफाई होने के कारण से बहुत सारे बच्चों का पीटी नहीं होता है। जीएस के पेपर में वो अच्छे होते हैं, लेकिन सीसेट के पेपर को प्रॉपरली क्वालिफाई ना कर पाने के कारण से वो बाहर हो जाते हैं। और पीटी बहुत बड़ा हर्डल है। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं कि अगर उनका प्रीलिम्स निकल जाए तो बहुत बेहतर आंसर राइटिंग करेंगे और मेंस में अच्छा करके आएंगे। लेकिन पीटी चूंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत गहराई से क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत नहीं होती है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, हमने बताया कि वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनके अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हम पढ़े हैं वो क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, उस समय हम उसका आंसर सोच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब कुछ का अनुभव आपको कैसे मिलेगा, इस सब कुछ का अनुभव मिलेगा आपको प्रैक्टिस के द्वारा। तो आप यहाँ मैक्सिमम स्टडी करें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि इसको आपने पास किया तो आप ये नहीं माने जाएंगे कि आप आईएएस हो गए या आपने कुछ भी चरण पार कर लिया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ ये माना जाएगा कि आप मेंस देने के लायक हैं, या हम उसको मेंस कह रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा में जाने के लायक हैं, या आप असल में यही परीक्षा है क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आपका क्या होने वाला है। तो इस परीक्षा में जाने के लिए आप एलिजिबल हैं। इट विल डिसाइड बाय द पीटी ओनली कि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें जा पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मेन एग्जाम कैसे होगा। और पीटी से मेंस में जाने का जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का नहीं होता है, क्योंकि आजकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या पहले से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में सबसे कम रिसर्च जिस क्षेत्र में हुआ है वो है एजुकेशन सिस्टम। भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, और खास तौर से जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है उनमें जो स्कूलों की हालत है वो बहुत खराब है। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों की बात है तो वो स्कूल कम, एजुकेशनल मॉल ज़्यादा हैं। तो बहुत सारा समाज का वर्ग है जो वहाँ तक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, और जो सरकार द्वारा उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था है उसकी गड़बड़ी का शिकार हो जाता है। तो बहुत खराब शिक्षा व्यवस्था है। हम चाहे सरकारी स्कूल की बात करें चाहे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, सभी में शिक्षा का मतलब होता है आपको सूचना प्रदान कर देना, जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में आपको डेवलप करना। और थिंकिंग क्रिएचर तो है नहीं हम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करता है हमको, वो एक पैसा कमाने की मशीन के रूप में विकसित करता है हमको, सोचने की क्षमता को विकसित नहीं होने देता। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने कहा ना कि ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी में जाने का रास्ता क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी में जाने का एकमात्र रास्ता है कि आप में थॉट पैटर्न कैसा है। अगर अगर आप ये समझने का प्रयास करें कि ये समझने का प्रयास करें कि हमारा लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करता है, तो हम लर्निंग प्रोसेस हमारा कैसे है, हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जिसको हम अध्ययन कहते हैं। वो क्या है, सूचना संग्रहण है। आप कोई भी स्टडी करते हैं, अगर आप नॉवेल भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चिंता आपकी ये होती है कि कहानी में आगे क्या हुआ। आपको बिल्कुल मतलब नहीं होता कि उस नॉवेल में जो शब्द यूज किए गए हैं,
उस नॉवेल में जो प्रेजेंटेशन है वो किस स्तर का है, किस क्वालिटी का है, वो आप पहले अटेम्प्ट में नहीं देखते हैं। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, अलग अलग पात्रों से जुड़ी हुई कहानियां कैसे विकसित हो रही हैं, और अंततः इस कहानी का क्या हुआ, यही जानने का प्रयास करते हैं। जब दोबारा उस नॉवल को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपका शब्द सौंदर्य पे ध्यान चला जाए, हो सकता है भाषा सौंदर्य पे ध्यान चला जाए, हो सकता है प्रस्तुतिकरण पे ध्यान चला जाए, लेकिन पहली बार में आपका उद्देश्य क्या होता है, टू कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, जिसको हम अध्ययन कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है जब हमारे दिमाग में आती है तो हमारा मस्तिष्क जो पहले से उपस्थित सूचनाएं हैं उनके साथ इनका संयोजन करता है, और इस आधार पे हमारे अंदर एक विचार विकसित होता है जिसे हम थॉट कहते हैं, थॉट पैटर्न कहते हैं। जैसे हमारा सोचने का तरीका किस बात पर निर्भर करता है, हम किसी चीज पर क्या सोचते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, सोशल इश्यू हो, इकोनॉमिक इश्यू हो, कल्चरल इश्यू हो, या जीवन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, उस पर हमारा थॉट पैटर्न किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या इनपुट्स हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है इनको आप इनपुट कह सकते हैं, और ये आपका थॉट पैटर्न क्या है, आउटपुट है। अच्छा, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक चीज काम कर रही है जिस पर आपका कभी ध्यान नहीं जाता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में आपकी सब्जेक्टिविटी काम कर रही है। सेम इंफॉर्मेशन दो लोगों के पास पास जाती है, और अगर दोनों से उस इंफॉर्मेशन पर उनके विचार पूछे जाए तो दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। उसी विषय पर, उसी इंफॉर्मेशन पर दोनों लोगों के विचार अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और उनके सूचनाओं के संग्रहण और उनकी एनालिसिस का तरीका अलग अलग है। सबके अंदर अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है, हर एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरह से ले जाता है। तो आपको अपनी सब्जेक्टिविटी डेवलप करनी है मेंस के लिए। सब्जेक्टिविटी के बिना मेंस क्लियर कर पाना संभव नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप जो पढ़ के गए हैं वही लिख के चले आएंगे और आपको उससे नंबर मिल जाएंगे, तो ये सही नहीं लग रहा है, ऐसा हो नहीं पाता है। तो सब्जेक्टिविटी डेवलप करते समय आपको हमने कुछ टूल्स बताए कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपको ला अबाइडिंग होना चाहिए, आपका अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, आपका अप्रोच जो है होलिस्टिक होना चाहिए, आपका अप्रोच क्रिटिकल होना चाहिए। ये सारी बातों को ध्यान रखें। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको इन जो अप्रोचेज हैं उनसे गुजारिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट पैटर्न डेवलप होता है, और अगर उसी के आधार पर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आप कर पाइएगा, है ना। तो वापस आते हैं और फिर से बात करते हैं मेंस के लिए कि मेंस में हमें फिर आगे कैसे मेंस हमें समझ में आएगा। तो हम मेंस की बात करें तो मेंस में दो तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे आपके लिए। एक को हम कहते हैं कंपलसरी पेपर, और दूसरे को कहते हैं ऑप्शनल पेपर। कंपलसरी पेपर क्या होते हैं? कंपलसरी मतलब अनिवार्य प्रश्न पत्र। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स जो सभी को देने हैं उनको हम अनिवार्य प्रश्न पत्र कहते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा लैंग्वेज का पेपर। एक रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, दो लैंग्वेज का पेपर होता है। जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश, इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करना होता है वही 33% मार्क्स के साथ, और इनका मेरिट बनने में कोई भूमिका नहीं होती है। अच्छा, ये आप बताइए कि ये सब्जेक्टिव होगा, मेंस का पेपर जो है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा। लैंग्वेज के पेपर होंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होंगे। दूसरा पेपर होगा एस्से का। अब एस्से वाली बात जो है इस पर हालांकि हम अलग से काम करेंगे कि कैसे हम एस्से को पर काम करें और कैसे बेहतर एस्से लिखने के लिए अपनी स्किल डेवलप करें। पर मुद्दा यह है कि लोग इसको बहुत कम करते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम लोग इसकी स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एस्से का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पेपर है कैंडिडेट्स के द्वारा। सबसे कम काम करता है कैंडिडेट इस पे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पहली बार जाके एग्जामिनेशन हॉल में ही पहला एस्से लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो ये जरूर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी हम देखेंगे कैसे। कंपल्सरी पेपर्स में अगला पेपर जीएस का होगा, और जीएस के पेपर होंगे 4। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ईच पेपर विल कैरी 250 मार्क्स। तो चारों पेपर मिला के 1000 नंबर के हो जाएंगे। अच्छा, इनमें से जो पेपर 1 है ये क्या सब्जेक्ट कैरी करेगा? तो ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। मेजर सब्जेक्ट जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स इनके साथ जुड़े रहेंगे।
तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इनको अगर आप कवर करते हैं तो ये पेपर 1। अच्छा, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर को आप समझ के चलिए कि आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ा रहेगा उसके साथ, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। पेपर 2 जो है ये पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, और इनके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये पेपर 2 कवर हो जाएगा। पेपर 3 बहुत बड़ा पेपर है, इसमें आएगा इकोनॉमिक्स, इसमें आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आएगा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस तरह से ये पेपर थोड़ा बड़ा पेपर हो जाता है। और पेपर 4 जो है वो इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, मोरल, इस पर बेस्ड होगा, है ना। चौथा पेपर होगा एथिक्स, इंटीग्रिटी, मोरालिटी एंड एप्टीट्यूड, ये इसके सब्जेक्ट कंटेंट होंगे। और ये होगा आपका पेपर सभी 250 नंबर का। तो 1250 नंबर में ये कंपल्सरी पेपर्स आपके होंगे। कंपल्सरी पेपर में 5 पेपर होंगे, 4 जीएस के पेपर होंगे और 1 एसए का पेपर होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमें कहाँ सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, कंपल्सरी पेपर्स में हम बात करें तो। अच्छा, आगे पहले ऑप्शनल को भी देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या ज्यादा फोकस करना चाहिए हमको। तो ऑप्शनल का मतलब ये है कि ऑप्शनल है ये। ऑप्शनल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट करने की आपको छूट होती है, और चूंकि ऑप्ट करने की छूट है इसीलिए ये क्या है, ऑप्शनल है ना। 32 विषयों की एक सूची है लोक सेवा आयोग के पास, जिसमें से वो कहता है कि आप कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। चुनने की छूट होने के कारण ही इस विषय का नाम क्या रखा गया है, ऑप्शनल रखा गया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट चुना। हिस्ट्री सब्जेक्ट चुना तो 2 पेपर होंगे उसके। हिस्ट्री पेपर 1 ये 250 नंबर का, और हिस्ट्री पेपर 2 ये 250 नंबर का। उसी हिस्ट्री को बांट दिया गया रहेगा। आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे उसका जो सिलेबस होगा उसी सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जनरली पेपर 1 थियरी पे बेस्ड होता है, पेपर 2 अप्लाइड होता है। तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नेचर पर। तो 250 नंबर का मतलब ये पेपर कितने का हुआ, 500 नंबर का। तो 500 नंबर का ऑप्शनल और 1250 नंबर का आपका कंपल्सरी पेपर, 1750 नंबर में कुल मेरिट बनेगी, जिसमें हमें कम से कम 900 नंबर के आसपास टारगेट करना चाहिए। 900 नंबर, 950 नंबर के आसपास टारगेट करना चाहिए, रिगार्डलेस कि किस साल क्या मेरिट गई थी। अगर एवरेज पे जाएंगे तो हम इस जगह पे पहुंचेंगे। अब मुद्दा यह है कि नंबर आएंगे कहाँ से और हमें सबसे ज्यादा कहाँ काम करना चाहिए। तो देखिए, पेपर 1, 2, 3, ये जो जीएस के 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये बहुत स्कोरिंग नहीं होते हैं मेंस में। इनकी स्कोरिंग ना होने का मेन कारण क्या है, मेन कारण ये है कि पेपर 1, 2, 3 ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने प्रीलिम्स में पास किए थे। और चूंकि ये प्रीलिम्स में पढ़े गए हैं, पहले भी इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए सभी के तैयार होते हैं और इनमें बड़ा टफ कंपटीशन होता है। और जो कैंडिडेट्स के नंबर पाने का ग्राफ बनता है, मतलब कि किसी को 100 मार्क्स मिले हैं तो दूसरे को 99 मिले होंगे, किसी को 98 मिले होंगे, किसी को 97 मिले होंगे, किसी को 101 मिले होंगे, ऐसे एक एक नंबर का मार्जिन रहता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, उनको तो फिर से करने की जरूरत है। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो कंपटीशन दे रहे हैं उनमें आप ग्राफ देखेंगे तो बहुत कम का ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं एसए के पेपर में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि एक को मिला है 160 नंबर तो दूसरे को बदला 60 ही नंबर मिला हुआ हो सकता है। और यहां नंबर बढ़ाए जा सकते हैं अच्छे से, आप 150 प्लस टारगेट कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप हम पेपर 1, 2, 3 की बात करें तो आप 150 टारगेट कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जो जनरली देखा गया है वो ऐसा हो नहीं पाता कि 150 प्लस आप चले जाएं या 150 ही चले जाएं, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या करना है कि यहाँ एसए में हमको ज्यादा दम लगाना चाहिए, ये हमको सेलेक्ट करवाएगा। चौथा पेपर जो है पेपर 4, ये भी पीटी में नहीं है और ये नया पेपर है जो जाके मेंस में जुड़ता है, जहां आपकी सब्जेक्टिविटी की अच्छे से परीक्षा होती है। तो ये 2 पेपर हैं, जो एसए का पेपर है और पेपर 4, ये आपके सब्जेक्टिविटी को बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं, जिसके कारण से ये बहुत हाई स्कोरिंग भी हो सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव हैं और आपका अप्रोच सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिविटी में आपने उन बातों का ख्याल रखा है जो हमने पीछे आपको बताई हैं, तो आप यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर एसए का पेपर और पेपर 4 यहाँ कंपल्सरी पेपर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और फिर आता है आपका ऑप्शनल पेपर 500 नंबर का, यहाँ आप 300 नंबर टारगेट करें ना, 300 नंबर टारगेट कर सकते हैं और लोग ले भी आते हैं।
300 नंबर टारगेट करें यहाँ पे, तो 300 नंबर और 300 नंबर, 300 नंबर और 300 नंबर कहने का मतलब ये है, यहाँ 150 और पेपर 4 में 150, तो 300 नंबर वो, 300 नंबर, 300 नंबर ये, 300 नंबर ये, 600 नंबर। अब बचते हैं पेपर 1 2 3। अगर यहां से भी आप 300 नंबर, 100 नंबर भी ऑन एन एवरेज ले आए तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ ये समझने का है, और बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट समझने का ये है कि हमें सबसे ज्यादा काम जिस मुद्दे पर करना चाहिए वो सब्जेक्टिविटी है, और उस सब्जेक्टिविटी को हमें कहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट करना चाहिए, कहाँ सबसे ज्यादा किसके अनुरूप ज्यादा विकसित करना चाहिए, तो पेपर 4 और ऐसे और ऑप्शनल। तो पेपर 4 निबंध का पेपर और आपके वैकल्पिक विषय का पेपर, ये वो पेपर है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे, और बाकी पेपर 1 2 3 जो है ये डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, किस पद पर होगा। क्योंकि अगर बाकी जगहों पे अच्छा कर रहे हैं, पीटी पास करके आए हैं, तो ऑब्वियस है कि पेपर 1 2 3 आपको एकदम खुला नहीं छोड़ के आएंगे, पेपर 1 2 3 में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन असली बात मैंने बताया कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना चाहिए। तो ये है स्ट्रेटजी मेंस क्वालिफाई करने की। अब आते हैं इंटरव्यू पे। तो भैया देखो, इंटरव्यू होगा 275 नंबर का, है ना। और इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा आपके सिलेक्शन में। मैटर तो बहुत बड़ा करेगा, पर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मेंस के एग्जाम में, मेंस का एग्जाम आपका कितने का है, 1750 नंबर का। इंटरव्यू कितने का है, इंटरव्यू है आपका 275 नंबर का। अब इस 1750 नंबर में आपको अपना सिलेक्शन तलाशना चाहिए या 275 नंबर में, तो ऑब्वियस है 1750 नंबर में। अच्छा, इसमें जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, ओवरवेलमिंग गया, उसमें उसमें कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप मैक्सिमम 165 170 ये आप कर सकते हैं। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक्सेप्शन कभी कभार कुछ भी हो जाता है, एक्सेप्शनल चीजें कभी कभार कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है तो आपको इसके आसपास नंबर मिल जाएगा। बहुत खराब गया है तो कितना मिल जाएगा, बहुत खराब गया है तो 120 नंबर तक मिल जाएगा, 110 नंबर तक मिल जाएगा। मान लो 110 ही नंबर मिलता है, तो ये बचा आपके अंतर आया कितने का, 55 नंबर का। इस 55 नंबर को अगर आप यहाँ तलाशें तो मुझे लगता है कि ज्यादा सही स्ट्रेटजी होगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ ना तलाशें, इंटरव्यू में जाए और झगड़ा करके आ जाए, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जितना स्ट्रांग रहेंगे ये उतना इजी रहेगा, और ये उतना अच्छे से आपको मेरिट दिलाएगा, उतनी अच्छी जगह पे आपको ले जाएगा जितना अच्छा आप यहाँ किए रहेंगे। तो सारा फोकस यहाँ करें। अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो पहले तो ये बात ही गलत है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू है ना। इंटरव्यू का मतलब है कि अंदर को झांक के देख रहा है। तो अगर हम आप ही को ये जिम्मेदारी दे दें कि आप किसी का इंटरव्यू लेकर डिसाइड करें कि वो आदमी अच्छा है कि नहीं है, तो कुछ सर्टेन एरियाज है जिन पे आप क्वेश्चन करना पसंद करेंगे। जैसे उसके बायोडेटा पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो अपने बारे में कितना जानता है। जो आदमी अपने बारे में जानता है वही दूसरे के बारे में जान सकता है, जो खुद ही के बारे में नहीं जानता वो दूसरे के बारे में क्या जानेगा। तो बायोडेटा से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने बारे में क्या जानता है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में क्या जानता है, कहाँ से वो रहता है, उसकी हॉबीज क्या हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बायोडेटा से। दूसरा एरिया ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि वो अपनी एकेडमिक्स के दौरान कैसा रहा है, उससे आपको ये पता चलेगा कि वो डेडिकेटेड है कि नहीं है, और अगर है भी तो किस हद का है। तो उसके एकेडमिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें उसकी प्रिपरेशन भी शामिल है, जिसमें उसने जो पेपर दिया है, जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं कि वो हाल फिलहाल की घटनाओं के साथ अपने आप को कैसे देखता है और कनेक्ट करके रखता है कि नहीं रखता है, और वो समय के अनुकूल चलने का आदी है कि नहीं है। ये सारी बातें यहाँ से पता चल जाएंगी। और चौथा कि वो जिस काम के लिए आया है उसके बारे में कुछ जानता है कि नहीं। तो ऑब्वियस है कि आपको जानना ही चाहिए उस बारे में, कि आप जो भी नौकरी के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहिए। अगर आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मैं यूपीएससी की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू हो, यूपीएससी के इंटरव्यू हो, या आप किसी कारपोरेट इंटरव्यू की भी बात करें, तो इन्हीं में से कहीं फंसेगा क्वेश्चन। आप अपने बारे में जितना जानते हैं
आप अपने जीवन में जिन जिन सिचुएशंस को सामना करके आगे आए हैं, उनसे आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। एकेडमिक्स से कुछ क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। करंट अफेयर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप किसी से भी कभी भी चर्चा करते हैं। आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत इसलिए करना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरह के आदमी हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या कहेंगे, सबसे पहली बात क्या करना चाहेंगे? डायरेक्टली नाम पूछ लेना ठीक नहीं लगता है। डायरेक्टली ये कह देना कि भाई साहब आप कौन है, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कहते हैं? आज मौसम बड़ा गर्म है। हाँ, तो कुछ आस पास की चीजों से हम बातचीत को शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स पे बातचीत करना एक कर्टसी है, वो लोग करते हैं उस पर। और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये तो क्वेरी है। इंटरव्यू इंटरव्यूअर यहाँ क्वेरी कर रहा है कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं। यहाँ तो वो सब कुछ पर्सनालिटी के बारे में जज कर रहा है। तो ये रहेगा, इस तरह से रहेगा आपकी तैयारी। आप पीटी, मेंस और इंटरव्यू की इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पढ़ने से नहीं डरना चाहिए। बहुत सारी किताबें पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। किताबों को पढ़ने के साथ साथ उनके विचारों को ग्रहण करने की आदत बनानी चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आपको किसी को रास्ता बताना हो, तो उसको रास्ता बताने का क्या तरीका है? एक तो ये तरीका है कि आप अपने अपने आप से बता दें, वो चाहे कोई समझे चाहे ना समझे। तो वो तो अच्छा तरीका नहीं हुआ। अगर आप किसी को रास्ता बताना चाहते हैं, तो आपको वहां से रास्ता बताना शुरू करना चाहिए जहां से वो जानता है। तो अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां से आप जानते हैं, मतलब कि जो आप जानते हैं और जो आपने सीखा, उनके बीच में अगर रिलेशन बेहतर बना पाते हैं, तो आपको वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेगी और वो आपके विचारों को भी प्रभावित करेगी। अगर आप किसी शादी में जाते हैं, तो सबका परिचय कैसे करवाया जाता है? ये दूल्हे के दोस्त हैं, ये दूल्हे के भाई हैं, ये दूल्हे के पिताजी हैं, ये दूल्हे की बुआ है, ये दूल्हे के फूफा हैं। ऐसा नहीं बताया जाता कि ये घसीटा राम है और ये कानपुर में रहते हैं और ये जो दूल्हा है उसके फूफा हैं। ऐसा नहीं। सबसे पहले दूल्हे के फूफा हैं। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूल्हे को सब लोग जानते हैं। दूल्हा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है। इसलिए उससे रिलेट करके अगर कोई चीज बताई जाए, किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो लोग जल्दी से जान जाएंगे कि ये कौन है ना? तो जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते हैं, उनके बीच में जितना बेहतर रिलेशन आप बना पाएंगे, उतना आपका ज्ञान लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में बना रहेगा और आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा, आपके विचारों को प्रभावित करेगा। तो आप इसको पढ़िए, और अगर कोई और असुविधा होती है तो आप हमको कमेंट करिए, हम उस पर और नया क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।